Good evening, friends. Myself Vivekanand Mishra and today's topic is preeclampsia. तो आइए हम देखते हैं प्रीक्लेम्सिया क्या होता है। तो प्रीक्लेम्सिया इज़ अ कंडीशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो उसमें होता क्या, पहले हम ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या होता है। तो PIH इज डिफाइंड एज हाइपरटेंशन दैट डेवलप्स एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ग्रेविटी स्टेट। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान या ग्रेविटी स्टेट में अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अब इसमें इसके अब अब PIH में क्या क्या आते हैं। इट इंक्लूड्स जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, मतलब अगर जेस्टेशन के टाइम पे अगर बस नॉर्मल बस हाइपरटेंशन हो रहा है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। दूसरा होता है प्री इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया में क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है 140/90 के एबव चला जाता है, या 140/90 और मोर देन 140/90 हो जाता है, उसको बोलते हैं प्री इक्लेम्सिया विथ प्रोटीन्यूरिया। और इक्लेम्सिया में क्या होता है कि यही जो प्री इक्लेम्सिया की कंडीशन है यही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मतलब ब्लड प्रेशर हाई है, 140/90 160/90 से एबव है, और प्रोटीन्यूरिया है प्लस सीजर भी है, तो उसको बोलते हैं इक्लेम्सिया। तो पहले हम देखते हैं प्री इक्लेम्सिया क्या होता है, पूरा उसका डिटेल में प्री इक्लेम्सिया को डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्री इक्लेम्सिया जब ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, मतलब प्री इक्लेम्सिया में और भी जितने सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सबको अफेक्ट होता है, सब में डिसऑर्डर पाया जाता है। और इटियोलॉजी, इसकी मेन इटियोलॉजी जो होती है, जो अननोन होती है, कैरेक्टराइज बाय डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। मतलब इसमें जो हाइपरटेंशन होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, वो 140/90 से एक्सीड कर जाता है, 140/90 और मोर, उससे ज़्यादा हो जाता है, विथ प्रोटीन्यूरिया, प्लस प्रोटीन्यूरिया के साथ। मतलब जो यूरिन होता है उसमें प्रोटीन देखने को मिलता है। आफ्टर द 20th वीक, मतलब 20th वीक के बाद, अगर 20th वीक प्रेगनेंसी के दौरान 20th वीक के बाद अगर प्रोटीन्यूरिया प्लस हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है, जिसमें कंडीशन क्या है कि जो मदर है वो पहले से नॉन प्रोटीन्यूरिक हो और नॉन मोटेंसिव हो, मतलब उसको ना पहले प्रोटीन्यूरिया की कंडीशन हो ना हाइपरटेंशन की कंडीशन हो, पहले से ना हो, प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा हो 20th वीक के बाद, तो उसको बोलते हैं प्री इक्लेम्सिया। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है कि हाइपरटेंशन एबव 140/90 mmHg होता है। तो मतलब हमको किसी को भी कैसे पता चलेगा कि मदर को हाइपरटेंशन है, तो प्रीक्लेम्सिया, तो उसका ब्लड प्रेशर नापने से। तो होता क्या कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, मतलब जो मदर का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है प्रेगनेंसी से पहले, या प्री इक्लेम्सिया नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर रहता है उससे जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 30 mmHg इंक्रीज़ हो जाता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 15 mmHg इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्री इक्लेम्सिया। और एक होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर। ये इसका फार्मूला होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर का, सिस्टोलिक प्रेशर प्लस डायस्टोलिक इंटू 2/3 से। इस फार्मूले से मीन आर्टेरियल प्रेशर निकाल सकते हैं। और नॉर्मल मीन आर्टेरियल प्रेशर जो होता है वो 93.3 mmHg होता है, और प्री इक्लेम्सिया की कंडीशन में वो 105 या अबव 105 mmHg हो जाता है, उसको बोलते हैं प्री इक्लेम्सिया। अब हम इसके ईटियोपैथोजेनेसिस देखते हैं। मतलब ईटियोपैथोजेनेसिस में मतलब जैसे हाइपरटेंशन हो रहा है, एडिमा हो रहा है और प्रोटीन्यूरिया हो रहा है, तो इसकी पैथोलॉजी क्या है, कि मतलब पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम देखते हैं हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है। तो जो मदर होती है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो वैसोडाइलेटर होता है, तो ये दोनों डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हाइपरटेंशन होता है, देखने को मिलता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें ब्लड की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, तो जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड प्रेशर होता है वो तेज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। और हाइपरटेंशन की वजह से जो लीवर मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो लीवर में जो एंजाइम्स होते हैं SGOT और SGPT वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, उसकी वजह से लीवर में फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसके वजह से जो एंडोथीलियम होता है वो डैमेज हो जाता है। एंडोथीलियम क्या होता है कि जो वेसल्स होती हैं उनकी जो सबसे इनर लेयर होती है, जैसे वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है ऐसे, तो उसकी जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोथीलियम, जो कि एक
मेम्ब्रेन का काम करती है, वो डैमेज हो जाती है। तो इंडोथीलियम डैमेज होने की वजह से परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे जो इंडोथीलियम है वो मेम्ब्रेन का काम करती है, तो वो जो मेम्ब्रेन होती है वो नॉन परमिएबल या सेमी परमिएबल ऐसे होती है कि वो नॉन परमिएबल होती है, मतलब वो जो वो फ्लूइड होता है उसको परमिट नहीं करती है उस वेसल से बाहर जाने के लिए। तो जब वो डैमेज हो जाता है तो जो फ्लूइड होता है वो एस्केप आउट होता है और वो बाहर एस्केप होने लगता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाने लगता है, जिसकी वजह से एडिमा देखने को मिलता है। परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, अब वो परमिट हो जाता है तो फ्लूइड उससे बाहर निकल के, क्योंकि अब वो नॉन परमिएबल परमिएबल हो गया, तो अब वो जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाने लगता है, जिसकी वजह से एडिमा देखने को मिलता है। और यही कंडीशन होता है किडनी में भी कि क्यों प्रोटीनूरिया होता है। ये हो गया, पहला था हाइपरटेंशन हुआ, हाइपरटेंशन की वजह से एडिमा हुआ। अब जैसे फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स हो रहा था लीवर में, उसी तरह फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स किडनी में भी होता है, जिसकी वजह से जैसे यहाँ पे इंडोथीलियम डैमेज हुआ था, यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है वो डैमेज हो जाता है। ग्लोमेरुलस डैमेज होने की वजह से परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ग्लोमेरुलस की, और जो प्रोटीन होता है जो इस जब डैमेज ना होने से पहले जो प्रोटीन होता है वो परमेबिलिटी इंक्रीज नहीं होती तो वो परमिट नहीं करता है उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए। जब परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई इसका मतलब वो प्रोटीन उससे फ्लो आउट हो जाता है और प्रोटीन का एक्सक्रीशन होता है यूरिन के थ्रू। तो ये हो गया प्रोटीनूरिया, एडिमा और हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन का एक और कॉज हो, जैसे प्लेसेंटा एबनॉर्मल होता है, तो जो एबनॉर्मल प्लेसेंटा में जो एक नॉर्मल प्लेसेंटा में हार्मोन रिलीज सिक्रीट होता है एंजियोटेंसिनेज। ये क्या करता है, एक नॉर्मल प्लेसेंटा एंजियोटेंसिनेज सिक्रीट करता है। तो एंजियोटेंसिनेज का काम क्या होता है कि जैसे एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करने से रोकना, क्योंकि जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। तो जो एंजियोटेंसिनेज होता है वो इसको फर्स्ट से सेकंड में से कन्वर्ट होने में रोक देता है, तो जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन सेकंड का फॉर्मेशन नहीं होता और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो हाइपरटेंशन भी नहीं होगा। लेकिन एबनॉर्मल प्लेसेंटा में एंजियोटेंसिन सिक्रीट नहीं होता है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड का फॉर्मेशन हो जाता है और हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। इसके क्लिनिकल टाइप्स है, उसमें क्या होता है कि जो एक होता है माइल्ड, एक होता है सीवियर। माइल्ड में क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो 140/90 से ज़्यादा होता है, लेकिन 160/110 mmHg से कम होता है। मतलब 140/90 और 160/110 के बीच में ब्लड प्रेशर रहता है, उसको बोलते हैं माइल्ड प्रीक्लेम्सिया। और जो सीवियर प्रीक्लेम्सिया होता है उसमें ब्लड प्रेशर मोर देन 160/110 mmHg, जो ब्लड प्रेशर होता है 160/110 mmHg से ज़्यादा होता है। प्रोटीन का जो एक्सक्रीशन होता है वो 5 ग्राम पर 28 आवर होता है, मतलब हर 24 घंटे में 5 ग्राम प्रोटीन एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और ओलिगूरिया देखने को मिलता है। ओलिगूरिया मतलब यूरिन का कम डिस्चार्ज होना, मतलब यूरिन का कम एक्सक्रीशन होना। तो 400 ml से भी कम हो जाता है इन 24 आवर। और सीवियर प्रीक्लेम्सिया में क्या होता है, हेल्प सिंड्रोम देखने को मिलता है। हेल्प सिंड्रोम क्या होता है, हीमोलिसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम और लो प्लेटलेट देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं हेल्प सिंड्रोम। प्लेटलेट काउंट, सेरिब्रल और विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, और ईपीगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलता है, रेटिनल हैमरेज देखने को मिलता है, IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और पल्मोनरी एडिमा। ये सारे कंडीशंस सीवियर प्रीक्लेम्सिया में दिखते हैं।
और इस सब का कॉज होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से विजुअल डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि हाइपरटेंशन होता है तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हाइपरटेंशन होता है, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो आई होती है उसकी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिससे ब्लड विजन दिखने लगता है, ब्लड विजन हो जाता है। रेटिनल हैमरेज भी उसी टाइम होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। इसमें एडिमा देखने को मिलता है, एंकल एडिमा, स्वेलिंग। अच्छा, कॉजेज़ तो बता चुके हैं ना, ये हाइपरटेंशन क्यों होता है, इडियोपैथोजेनेसिस में नाइट्रिक ऑक्साइड और इसका इंक्रीज़ हो जाना जिसके वजह से, और लीवर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है उसके वजह से, और इंडोथीलियम डैमेज हो जाता है उसके वजह से, और एबनॉर्मल प्लेसेंटा के वजह से जिसमें एंजियोटेंसिनेज एब्सेंट होता है। और भी होता है इसका ईटियोलॉजी, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ये होता है एंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से। और इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोक्सेन, इसके वजह से भी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। डिक्रीज्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। हम इसके क्लिनिकल टाइप्स पे आते हैं। एंकल एडिमा देखने को मिलता है, और स्वेलिंग में एक्सटेंड, मतलब एंकल जो एडिमा है, ये जो एडिमा है वो एंकल से फिर वो वल्वा में और फेस पे भी एडिमा, और एब्डोमिनल एडिमा, और पूरे बॉडी में फिर एडिमा फैल सकता है। हेडेक, डिस्टर्ब स्लीप, डिमिनिश्ड यूरिनरी आउटपुट। अच्छा, डिमिनिश्ड यूरिनरी आउटपुट क्यों होता है? क्योंकि एडिमा हो गया है, एडिमा की वजह से जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चली गई है, और जिसकी वजह से जितने फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाके इकट्ठा हो गई हैं, जिसकी वजह से डिमिनिश्ड यूरिनरी आउटपुट, मतलब यूरिन का आउटपुट है वो कम हो गया, डिमिनिश हो गया। एपिगैस्ट्रिक पेन, डिमनेस ऑफ विजन, एबनॉर्मल वेट गेन, राइज ऑफ ब्लड प्रेशर, वो तो देखने को मिलेगा। हेल्प सिंड्रोम, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं। अब इसका क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होता है? यूरिन का होता है जिसमें प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, और ब्लड टेस्ट होता है जिसमें ब्लड टेस्ट में यूरिक एसिड जो होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, 4.5 mg/dl जो सीरम यूरिक एसिड होता है ब्लड में दिखता है। इसमें यूरिया ब्लड में यूरिया थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, लेकिन यूरिक एसिड ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। हम इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो रिड्यूस्ड प्लेसेंटल फंक्शन रिड्यूस होने की वजह से, क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से प्लेसेंटल परफ्यूज़न, मतलब जो न्यूट्रिशन का ट्रांसमिशन हो रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से लो बर्थ वेट देखने को मिलेगा, प्लेसेंटा एब्रप्शन देखने को भी मिल सकता है, और अर्ली डिलीवरी देखने को मिल सकती है। और क्या कॉम्प्लिकेशन इन मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इक्लेम्सिया कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, प्री इक्लेम्सिया से इक्लेम्सिया, प्लेसेंटा एब्रप्शन, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, ओलिगूरिया, डिमिनिश्ड ऑफ विजन, ब्लाइंडनेस, प्री टर्म लेबर, ड्यूरिंग लेबर इक्लेम्सिया, और प्लेसेंटा पोस्टपार्टम हैमरेज भी देखने को मिल सकता है रिलेटेड विथ कोगुलेशन फेल्योर, और प्यूपेरियम के टाइम पे इक्लेम्सिया, शॉक, सीजर, सेप्सिस, ये सब देखने को मिल सकता है। और इसके प्रिवेंशन क्या क्या हैं? हाई रिस्क फैक्टर लीडिंग टू प्री इक्लेम्सिया में भी आइडेंटिफाइड एंड, मतलब कोई रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लेना है जिससे मदर की डेथ ना हो। प्राइमरी ग्रेविडा में जो मदर होती है उसको ज़्यादा ऐसा प्री इक्लेम्सिया होने का 70% चांसेस होता है। पुअर न्यूट्रिशन एक कॉज होता है, तो मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है। प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स लाइक प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन, पहले से ही हाइपरटेंशन हो, या फिर ट्विंस, या फिर पॉलीहाइड्रोमनियाज हो, क्लिनिकल एंड लैटेंट डायबिटीज़, नेफ्राइटिस, ये सब अगर कंडीशन हो तो मदर पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हिस्ट्री ऑफ प्री इक्लेम्सिया और हाइपरटेंशन इन फैमिली और इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल वेट गेन, मतलब अगर ये सारी कंडीशन हो तो फिर ये सब हाई रिस्क फैक्टर हैं जिसमें मदर को आइडेंटिफाई करके और उसका जल्दी से ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट को इसका मैनेजमेंट एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है और बाकी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है।
तो उसको मैनेजमेंट का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम उसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।